स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस हम कर रहे थे। सब रिकॉर्ड ऑफिस तक डेफिनेशंस जो है हमने कर ली थी। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, बैग ऑफिस। अब बैग ऑफिस क्या होता है हमारे पास? फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स, सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। थैलों के अनावश्यक संचरण से बचने के लिए, अननेसेसरी मूवमेंट से बचने के लिए जो हमारे पास थैले लेखे की, ठीक है, बैग अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, थैले लेखे की जो प्रणाली है, उसकी शुरुआत की गई। पोस्ट ऑफिस आरएमएस ऑफिस क्लासिफाइड इनटू बैग ऑफिस। अब देखिए हमारे पास जो बैग ऑफिस है ये कोई एक्स्ट्रा हमारे पास ऑफिस नहीं है जिन्हें खोला गया हो। ये हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे मेल सर्विस के जो कार्यालय हैं उन्हीं को बैग ऑफिस में वर्गीकृत किया गया। अब कैसे किया गया है इनको? सबसे पहले यूनिट बैग ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और सबसे लास्ट में सेंट्रल बैग ऑफिस। अब बात आती है कि यूनिट बैग ऑफिस जो होता है ये क्या होता है? एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिस एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। तो यूनिट बैग ऑफिस हमारा क्या, कौन सा ऑफिस हो जाएगा, कौन से पोस्ट ऑफिस को कहा जाएगा? तो जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनको यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है, सिवाय ब्रांच ऑफिस और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस को छोड़ के। यानी इन दोनों को छोड़ के जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे वो यूनिट बैग ऑफिस के रूप में काम करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम बैग बैलेंसेस बंस इन बाई द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन 1 जुलाई। तो ये जो यूनिट बैग ऑफिस होंगे इन्हें हर 1 जुलाई को जो मिनिमम और मैक्सिमम थैला शेष का इंतजाम करेगा वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस करेगा, जो डाकघर अधीक्षक होगा उसके द्वारा किया जाएगा। ईच यूनिट बैग ऑफिस मेंटेन अ डे बैग बुक। आपके जितने भी यूनिट बैग ऑफिस होंगे वो क्या मेंटेन करेंगे? डे बैग बुक एक मेंटेन करेंगे। यूनिट बैग ऑफिस सबमिट अ डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो जितने भी यूनिट बैग ऑफिस होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट अपनी जो है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस क्या होता है? एवरी हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस, आपके जितने भी प्रधान अभिलेख कार्यालय और उप अभिलेख कार्यालय होते हैं, इन आरएमएस आर डिफाइंड एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो इनको एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की तरह परिभाषित किया जाता है। मेंटेन बैग्स अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैग्स कैटेगरी वाइज फॉर बैग्स रिसीव्ड डिस्पैच्ड बाय sorting offices and transit mail offices attached to them and also for unit bag office। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होंगे ये क्या करते हैं? इनसे संबंधित जितने भी क्या होते हैं हमारे पास छंटाई कार्यालय होते हैं, उसके बाद ट्रांजिट मेल ऑफिस होते हैं जिन्हें परिवहन डाक कार्यालय कहा जाता है, उसके साथ साथ इससे जुड़े हुए जितने भी यूनिट बैग ऑफिस होते हैं उनके लिए ये क्या करता है? उनसे संबंधित जो भी थैले इनसे प्राप्त होते हैं या इनको डिस्पैच जो किए जाते हैं उनके लिए ये थैलों का अकाउंट लेखा जोखा मेंटेन करता है। और कैसे मेंटेन करता है? कैटेगरी वाइज इसको मेंटेन करेगा। इन एक्सेप्शनल केसेस एचओ कैन आल्सो फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। और अपवाद के रूप में एक्सेप्शनल केसेस में आपका जो हेड ऑफिस होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करता है। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल बैग ऑफिस, सीबीओ क्या होता है? तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा? पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल, उसे क्या कहा जाएगा? सेंट्रल बैग ऑफिस कहा जाएगा, सर्कल बैग ऑफिस कहा जाएगा, आपका यूनिट बैग ऑफिस कहा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कहा जाएगा। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सर्कल बैग ऑफिस है ये क्या होता है? पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल। तो किसी पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर में स्थित जो पोस्टल स्टोर डिपो होगा उसे क्या कहा जाएगा? सर्कल बैग ऑफिस उसे कहा जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? इंस्पेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस एंड यूनिट बैग ऑफिस। आपके जितने डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस है और यूनिट बैग ऑफिस है उनकी इंस्पेक्शन के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस, उनके बैलेंस की जांच करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ बैग्स, बैग्स उपलब्ध करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स, बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिपेयर एंड ऑक्शन ऑफ बैग्स, बैग्स की रिपेयर करना और उनकी नीलामी करना। तो ये सारे काम जो आपके सर्कल बैग ऑफिस के होंगे। उसके बाद बात आती है आपका लास्ट जो सेंट्रल बैग ऑफिस है, डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट, डाक निदेशालय का डी अनुभाग जो है कौन सा है? सेंट्रल बैग ऑफिस। डज नॉट डील्स विद एनी बैग, और ये किसी भी बैग के साथ इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ओनली डील्स विद कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स। तो इसका जो संबंध है वो किस चीज से हमारे पास? ये हमारे पास थैलों को उपलब्ध करवाने वाले पत्राचार से सीधा संबंध रखता है। बस इतना इसका काम है, बाकी ये किसी भी बैग्स के साथ कोई भी डील नहीं करेगा। और ये हमारे पास पोस्टल डायरेक्टोरेट का डी सेक्शन है, डाक निदेशालय का डी अनुभाग है।
उसके बाद हमारे पास सोर्टिंग असिस्टेंट छंटाई सहायक कौन होता है? ऑल ऑफिशियल्स इन आरएमएस अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, मेल गार्ड्स एंड क्लास 4 सर्वेंट्स एमटीएस। तो आपका जो छंटाई सहायक होता है, जितने भी आपके रेलवे मेल सर्विस में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको सोर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, सिवाय आपके पर्यवेक्षण अधिकारी जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं, मेल गार्ड्स हैं जो आपके डाक रक्षक हैं, या फिर क्लास 4 सर्वेंट्स जो है यानी कि आपके चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी है उनको छोड़कर, यानी कि आपके सुपरवाइजिंग ऑफिसर, मेल गार्ड्स और क्लास 4 सर्वेंट्स को छोड़कर जितने भी रेलवे मेल सर्विस में काम करने वाले अधिकारी हैं उनको सोर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद आपका सब्सिडायरी सोर्टिंग असिस्टेंट सहकारी छंटाई सहायक, sorting assistant who works with a sorting office over only a portion of its working hours to assist the set where work is heavy। तो किसी भी छंटाई कार्यालय में जहां पर काम जो है बहुत ज्यादा होता है, किसी सेट की सहायता के लिए उसकी गश्त के एक हिस्से में, यानी कि उसके किसी एक पोर्शन में जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? सब्सिडायरी सोर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, सहकारी छंटाई सहायक उसे कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ सेक्शन, अनुभाग का सेट। RMS sorting assistants which work together throughout the beat of same section in both directions। तो रेल डाक व्यवस्था के हमारे जो sorting assistants होते हैं, जो छंटाई सहायक होते हैं, किसी अनुभाग की पूरी गश्त में दोनों तरफ से एक साथ काम करते हैं, वो एक साथ टुगेदर काम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सेट ऑफ सेक्शन कहा जाता है। सेट्स आर नंबर्ड सीरियली। अब जो सेट होते हैं उनकी जो गिनती है वो कैसे की जाती है? सीरियली की जाती है, क्रम संख्या के अनुसार की जाती है। और उनके डेजिग्नेशन की बात करें, नामकरण की बात करें, तो सीरियल नंबर प्रीसीडेड बाय नेम ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन का नाम लिखा जाता है, यानी कि जिस भी सेक्शन से वो रिलेटेड है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद उनकी जो गिनती की जाती है वो क्रम संख्या के अनुसार की जाती है, और जो क्रम संख्या उनको मिलेगी उस क्रम संख्या का उल्लेख सेक्शन के बाद करके उनका नामकरण कर दिया जाएगा। और हमारे पास बात करें ईच सेट ऑफ सेम सेक्शन है, तो जितने भी हमारे सेक्शन के सेट होंगे उनमें क्या क्या चीज रहेगी? सेम वर्किंग आवर्स। तो उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि काम का जो समय होता है वो एक समान होता है। दूसरा हमारे पास सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, जो कर्मचारियों की संख्या है वो सेम रहेगी। सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट्स, जो उनके डाक के आदान प्रदान करने का ढंग है वो भी सेम रहेगा। नंबर ऑफ सेट ऑफ अ सेक्शन आर डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर्स। और किसी भी सेक्शन के जो सेट हैं वो किस चीज पर निर्धारित किए जाएंगे? वीकली वर्किंग आवर्स के, साप्ताहिक घंटों के आधार पर तय किए जाते हैं। सेट ऑफ मेल ऑफिस, अगर हम बात करें कि डाक कार्यालय का सेट मेल ऑफिस का जो सेट होता है, RMS sorting assistants which is on duty at same time in मेल ऑफिस, रेल डाक व्यवस्था के वे छंटाई सहायक जो किसी भी डाक कार्यालयों में एक ही समय काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेट ऑफ मेल ऑफिस कहा जाता है। और सेट ऑफ मेल ऑफिस आर नंबर्ड इन ए कंसेक्यूटिव सीरीज। और जितने भी हमारे पास क्या होते हैं डाक कार्यालयों के सेट होते हैं उनकी जो गिनती है वो कंसेक्यूटिव सीरीज में की जाती है, क्रम संख्या अनुसार की जाती है। तो हमने सेट ऑफ सेक्शंस के बारे में क्या पढ़ा कि उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सेम होते हैं, और सोर्टिंग पैटर्न होता है वो भी सेम होता है। लेकिन हमारे पास जो मेल ऑफिस के सेट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, इनके डिफरेंट वर्किंग आवर्स होते हैं, जो काम करने का समय है वो अलग होता है। डिफरेंट मेल और सोर्टिंग पैटर्न, इनका जो छंटाई का तरीका वो भी अलग होता है, या फिर एक्सचेंज करने का जो भी तरीका है वो अलग होता है। स्ट्रेंथ आल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्क। और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो संख्या है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? काम के हिसाब के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि जितना काम होगा उस हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ रहेगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिप क्या होती है आपके पास? जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ अ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू दी अदर। तो काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो यात्रा की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? ट्रिप कहा जाएगा, फेरा कहा जाएगा। अब ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक आउट ट्रिप होती है और दूसरी आपकी इन ट्रिप होती है। आउट ट्रिप कौन सी होती है? फ्रॉम हेडक्वार्टर टुवार्ड्स इट्स आउट स्टेशन। तो जब भी हेडक्वार्टर से कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑफिशियल जो है वो आउट स्टेशन के लिए जाता है तो उसको आउट ट्रिप कहा जाता है। लेकिन जब आउट स्टेशन से हेडक्वार्टर के लिए आएगा, यानी कि वो इन हो रहा है हेडक्वार्टर में, तो इन ट्रिप उसको कहा जाएगा। उसके बाद बात आती है हमारे पास स्टेशन एंड सोर्टिंग आर्टिकल्स की। सोर्टिंग आर्टिकल्स यानी कि जिन आर्टिकल्स की छंटाई होनी है। स्टेशन आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास? आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर सेंट।
तो ऐसे आर्टिकल्स जो किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए भेजे जाते हैं और उसी पोस्ट ऑफिस से उनकी डिलीवरी होगी, यानी कि उसी पोस्ट ऑफिस से अगर उनका वितरण होगा तो उस आर्टिकल्स को क्या कहा जाएगा, स्टेशन आर्टिकल्स कहा जाएगा। यानी कि वो स्टेशन के लिए भेजे जा रहे हैं, उसके आगे उनको क्या किया जाएगा, उनका डिलीवर कर दिया जाएगा, वितरण कर दिया जाएगा। बट अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम सब एंड ब्रांच ऑफिसेज, लेकिन यहाँ पे अगर आपके अनपेड या फिर इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स है लेटर मेल के और उनकी जो डिलीवरी है वो सब या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस से होनी है, व्हेन सेंट टू एचओ और एसओ ट्रीटेड एज स्टेशन आर्टिकल्स फॉर एचओ एंड एसओ एज द केस में भी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सब और ब्रांच ऑफिस की बात की गई है, यानी कि अगर मान लीजिए सब या फिर ब्रांच ऑफिस के थ्रू अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स है लेटर मेल के, उनकी डिलीवरी की जानी है, तो उनको क्या किया जाता है, उनके हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस को, अब देखिए अगर सब ऑफिस है तो उसके हेड ऑफिस को अगर वो आर्टिकल्स भेजे गए हैं, या फिर हमारे पास जो ब्रांच ऑफिस है तो उसके हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस को जब वो आर्टिकल्स भेजे जाते हैं तो उनको कैसे भेजा जाता है, स्टेशन आर्टिकल्स की तरह भेजा जाता है। और ये स्टेशन आर्टिकल किसके लिए ट्रीट किए जाएंगे, जो ये वाला हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस होगा, फिर ये हेड ऑफिस और सब ऑफिस जो भी होगा ये इन्हें आगे भेजेगा, वो अपनी उसकी मर्जी है इनको कैसे भेजता है। लेकिन जब ये एचओ और एसओ के लिए ये वाले आपके आर्टिकल्स आएंगे तो ये स्टेशन आर्टिकल्स की तरह इनको भेजा जाएगा। उसके बाद बात करें sorting आर्टिकल्स की। sorting आर्टिकल्स के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनकी छंटाई होगी। आर्टिकल्स दैट आर टू बी sorted बाई पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस टू विच दे आर सेंट, तो जिस भी पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस को इन्हें भेजा जाता है उस पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस के द्वारा इनकी क्या की जाती है, छंटाई की जाती है। एंड फॉरवर्डेड देंस टू ऑफिस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन और टू अदर sorting ऑफिसेज, और इसके बाद छंटाई करने के बाद इनको क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है इनके फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, इनके अंतिम गंतव्य कार्यालय की ओर, या फिर दूसरे छंटाई कार्यालयों को इन्हें भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्ड बंडल। लेवल लगे बंडल कौन से होते हैं, कलेक्शन ऑफ फेज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद चेक स्लिप एट द टॉप। अब आपके जो लेवल लगे बंडल होते हैं ये क्या होते हैं, आपके अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का समूह होता है, गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का समूह होता है जिसमें पते वाला भाग जो ऊपर की ओर रखा जाता है। अब ये हमारे पास कहां पे आ गया, फेज्ड, या हम डेफिनेशन अब आगे करेंगे। फेज्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो पते वाला भाग है उसको ऊपर की ओर करके रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का समूह जिसमें पते वाला भाग जो ऊपर की ओर रखा जाता है और जिसे जांच पर्ची लगाकर चेक स्लिप लगाकर अच्छी तरह से बांधा गया, उसको क्या कहा जाएगा, लेबल बंडल कहा जाएगा। उसके बाद आपका बात की जाए ट्रीटेड इन sorting एज अ सिंगल आर्टिकल, जब इसकी छंटाई की जाती है, अब मान लीजिए इसको ट्रांसमिट किया गया है, अब रास्ते में जब इसकी छंटाई की जाएगी तो उसको सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओपनड बाई ऑफिस और सेक्शन टू बीच इट इज एड्रेस्ड, और इसे कौन खोलेगा, किस ऑफिस या फिर अनुभाग के द्वारा से खोला जाएगा, जिसके लिए इसे संबोधित किया है सिर्फ वही कार्यालय या फिर अनुभाग इसे क्या करेगा, खोलेगा। नेक्स्ट बात आती है कि लेवल बंडल जो होते हैं ये दो प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक हम बात करेंगे स्टेशन बंडल्स की, दूसरा हम बात करेंगे sorting बंडल्स की। स्टेशन बंडल क्या होते हैं हमारे पास, कंटेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो हमने पहले किया कि स्टेशन आपके बंडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें ऐसे आर्टिकल होते हैं जो उसी पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होने हैं, उसी पोस्ट ऑफिस से वितरण उनका किया जाना है जहां के लिए उनको भेजा जा रहा है। तो ऐसा स्टेशन बंडल, ऐसा आर्टिकल हो, ऐसा बंडल हो जाएगा जिसमें क्या होंगे, आपके स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे। ध्यान रखना यहाँ पे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स नहीं इसमें होंगे, आपके सिर्फ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इसमें होंगे। और दूसरा बात करें पेड अनरजिस्टर्ड बंडल और अनपेड रजिस्टर्ड बंडल। अब आपका जो स्टेशन बंडल है ये भी दो प्रकार का हो गया, पेड रजिस्ट्रेशन आर्टिकल्स बंडल और दूसरा अनपेड आर्टिकल्स बंडल। अब जो पेड आर्टिकल्स बंडल है इसमें क्या होंगे, आपके सिर्फ पेड आर्टिकल्स होंगे, यानी कि जिनके ऊपर आपने डाक भार का पूरा भुगतान जो है वो कर दिया है, वो वाले आर्टिकल्स इसमें रहेंगे। दूसरी हमारे पास बात आती है अनपेड आर्टिकल्स बंडल जो होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ अनपेड आर्टिकल्स आपके रहेंगे, यानी कि आपको इनको मिक्स नहीं करना है। दूसरा इसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स रहेंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल इसमें कोई भी नहीं होगा। उसके बाद बात करें स्टेशन बंडल्स आर प्रिपेयर्ड ऑर्डिनरली व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आइदर पेड और अनपेड फॉर एनी ऑफिस एक्सीड्स 14। तो देखिए आपका स्टेशन बंडल जो होता है ये कब बनाया जाता है, जब भी किसी ऑफिस के लिए, जब भी किसी कार्यालय के लिए चाहे पेड आर्टिकल्स हो चाहे अनपेड आर्टिकल्स हो, जब उनकी संख्या 14 से ज्यादा हो, यानी कि 15, 16, 17 इस तरह से होगी, तब क्या किया जाएगा, जो आपके स्टेशन बंडल होंगे उनको तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास sorting बंडल की, कंटेन बोथ पेड एंड अनपेड
अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल, तो आपके जो सॉर्टिंग बंडल में कौन से आर्टिकल आ जाएंगे जिनको आप स्टेशन बंडल में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपके सॉर्टिंग बंडल में आ जाएंगे। तो इसमें भी आपके दोनों तरह के आर्टिकल्स होंगे, पेड और अनपेड। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि आपके जो स्टेशन बंडल होते हैं इसमें आपके पेड आर्टिकल्स के लिए अलग बंडल बनाया जाएगा, अनपेड आर्टिकल्स के अलग से बंडल बनाया जाएगा। लेकिन आपके सॉर्टिंग बंडल में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें दोनों तरह के पेड और अनपेड दोनों तरह के बंडल्स हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आगे जाके फिर से छंटाई होगी। अब ये भी हमारे पास दो तरह के आते हैं, तो एक आपके एक्सप्रेस बंडल्स हैं, दूसरे आपके डेफर्ड बंडल्स हैं। एक्सप्रेस का मतलब ही होता है कि जल्दी से, आपके जो जल्दी वाले बंडल हैं दूसरे हो जाएंगे आस्थगित वाले बंडल, यानी कि डेफर्ड का मतलब होता है कि आप इनको जब मर्जी इनको निपटाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक्सप्रेस बंडल की अगर बात करें, contain articles which require to be sorted immediately on receipt of by mail office or post office to which they are कंसाइंड। तो यहाँ पे देखिए आपके जो एक्सप्रेस बंडल होंगे ये कौन से बंडल होंगे, ऐसे बंडल जो जब किसी मेल ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस के लिए जब इनको भेजा जाता है तो इनकी जो प्राप्ति होने पर छंटाई है वो जल्दी से आपको करनी है, इनके पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस में ये पहुंचे और आपको जल्दी से इनका निपटान कर देना है, इनकी जल्दी से छंटाई आपको कर देनी है। और अगर डेफर्ड बंडल्स की बात करें, कंटेन आर्टिकल्स विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ लेटर, तो इसमें ऐसे आपके आर्टिकल्स रहेंगे जिनको बाद में भी निपटाया जा सकता है, यानी कि आपको पहले कौन से बंडल्स को निपटाना है, एक्सप्रेस बंडल्स को निपटाना है, उसके बाद आपके जो डेफर्ड बंडल होंगे उनको निपटाया जा सकता है, इनको देरी से भी निपटाया जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास एक और टर्म आती है टेरिटोरियल बंडल। अब ये टेरिटोरियल बंडल क्या होता है, वैन सॉर्टिंग बंडल प्रिपेयर्ड फॉर अ स्टेट, अ क्लियरली डिफाइंड ट्रैक्ट ऑफ कंट्री और अ फॉरेन कंट्री टर्म्ड एज आपका टेरिटोरियल बंडल। तो जब भी किसी राज्य के लिए या फिर देश के किसी सुनिर्धारित भाग के लिए या फिर किसी फॉरेन कंट्री के लिए कोई भी छंटाई बंडल बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, टेरिटोरियल बंडल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि टेरिटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन, आपके जो टेरिटोरियल बंडल है इनको कब बनाया जाता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 25 और मोर। तो जब भी आपके आर्टिकल्स 25 या फिर 25 से ज्यादा हो तब आपका टेरिटोरियल बंडल जो है ये बनाया जाएगा। लेवल बंडल्स आर नॉट ड्यू, ये ड्यू नहीं होते। अब ये ड्यू क्या चीज होती है, तो आपका ड्यू का मतलब होता है कि आपके ऐसे बैग्स, आपके ऐसे आर्टिकल्स जो आपको समय समय पर या फिर हर रोज आपको प्राप्त करने हैं या उनको प्रेषित करना है। अब देखिए आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा कि आपका अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग, ये आपके बैग्स जो है आपको रोज आते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट बैग में भेजने के लिए कुछ नहीं है तब भी वो आ रहा है, रजिस्टर्ड बैग में भेजने के लिए कुछ नहीं है तब भी वो लिस्ट के साथ आ रहा है। तो अगर आप पार्सल बैग को देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, जब भी पार्सल आएगा तभी वो पार्सल बैग आएगा, नहीं तो पार्सल बैग नहीं आता है। तो देखिए आपका जो पार्सल बैग है वो क्या हो जाएगा, वो नोट ड्यू है, यानी कि वो अपेक्षित नहीं है, जब जरूरत होगी उसको तभी बनाया जाएगा। लेकिन आपका रजिस्टर्ड बैग जैसे हो गया, अकाउंट बैग जैसे हो गया, वो रोज ही आपके आते हैं, वो ड्यू बैग्स हैं, चाहे आपके पास आर्टिकल भेजने के लिए हो चाहे ना हो, उनको आपको भेजना ही है, उनको आपको रिसीव करना ही है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ड्यू बैग्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपके जो लेबल बंडल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, जब इनकी जरूरत पड़ेगी इनको तभी बनाया जाएगा, इसके अलावा इनको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ जाएंगे, आपके नोट ड्यू में आ जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे प्री सॉर्टेड बंडल्स की। प्री सॉर्टेड बंडल्स आपके क्या होते हैं, पूर्व छंटाईकृत जो आपके बंडल होंगे, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एज वेल एज फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, तो इनको कस्टमर से भी प्राप्त किया जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस से भी इनको प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। इफ दे आर स्टेशन बंडल्स, अगर बात करें कि अगर वो स्टेशन बंडल है, शुड नॉट बी ओपन, तब उनको खोलना नहीं है, तब उनको कौन खोलेगा, जो उनका स्टेशन ऑफिस होगा। इफ दे आर सॉर्टिंग बंडल्स, अगर वे छंटाई बंडल है, कैन बी ओपन एंड सॉर्टेड, तब उनको खोला भी जा सकता है और उसकी छंटाई भी जो है वो की जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम चेक स्लिप के बारे में। तो हमने अभी किया कि लेवल बंडल जो होते हैं उसके ऊपर क्या बांधा जाता है, जांच पर्ची आपकी बांधी जाती है। तो लेवल बंडल के लिए जब हमने किया कि उसके ऊपर क्या होता है, आपके पास एक आपका लेवल होता है जिसे चेक स्लिप कहा जाता है। तो लेवल टाइड टू द टॉप ऑफ लेवल बंडल, लेवल बंडल के ऊपर बांधे जाने वाले लेवल को क्या कहा जाएगा, चेक स्लिप कहा जाएगा। प्रिंटेड ऑन पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, आपकी जो चेक स्लिप है इसको क्या किया जाता है, अलग अलग रंग के पेपर्स के ऊपर प्रिंट किया जाता है। अब यहाँ पे इसको क्या, इसका यूज रहेगा कि इसको अलग अलग रंग के पेपर्स के ऊपर अगर प्रिंट किया जा रहा है, अगर आपका जो हमारे पास जो लेवल है उसको पिंक कलर का है, तो इसका क्या मतलब है कि उस बंडल में आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी एंड अनपेड बंडल्स है, उसमें आपके ऑर्डिनरी और अनपेड बंडल्स रहेंगे। अगर व्हाइट चेक स्लिप का यूज किया है तो आपके ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स रहेंगे। तो सॉर्टिंग बंडल्स के लिए हमने क्या किया, ये दो प्रकार के होते हैं, कि आपके एक्सप्रेस
एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं आपके डेफर्ड होते हैं। अब ब्लू की बात करें, अगर ब्लू चेक स्लिप का यूज किया गया है विद वर्ड्स एयरमेल फॉर फॉरेन एयरमेल बंडल्स, तो अगर आपके फॉरेन एयरमेल बंडल्स हैं तो उसके लिए आपकी जो व्हाइट ब्लू चेक स्लिप होगी उसका यूज किया जाएगा, और उसके ऊपर कौन से वर्ड रहेंगे, एयरमेल वर्ड्स उसके ऊपर रहेंगे। इनके ब्लू आपकी चेक स्लिप हो जाएगी और उसके ऊपर आपके एयरमेल ये वाले वर्ड्स रहेंगे। व्हाइट चेक स्लिप यूज्ड फॉर बोथ एक्सप्रेस एंड डेफर्ड बंडल, तो यहाँ पे हमने किया कि व्हाइट चेक स्लिप जो है वो सॉर्टिंग बंडल्स के लिए उसका यूज किया जाता है। अब सॉर्टिंग बंडल्स हमारे पास दो प्रकार के हमने अभी किए, एक एक्सप्रेस आपके, दूसरे आ जाएंगे डेफर्ड, तो ये दोनों के लिए ही व्हाइट चेक स्लिप का यूज किया जाता है। लेकिन अब पहचानेंगे इसको कैसे, ये बात आती है कि ये आपका एक्सप्रेस बंडल है या डेफर्ड बंडल है। तो अगर एक्सप्रेस बंडल होगा तो स्लिप विंग मार्क्ड ऑन फेस विद 2 डायगोनल लाइंस इन ब्लू पेंसिल, तो इसके क्या किया जाए, इसके फेस के ऊपर 2 तिरछी लाइनें लगा दी जाएंगी ब्लू पेंसिल से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका एक्सप्रेस बंडल है। और लोकल आर्टिकल्स की अगर बात करें, स्लिप विंग मार्क्ड ऑन फेस विद 2 डायगोनल लाइंस इन ग्रीन कलर, तो यहाँ पे आपके पास ये जो हमारे पास लोकल आर्टिकल्स रहेंगे इसके लिए जो चेक स्लिप यूज की जाएगी वो कौन सी की जाएगी, आपकी ग्रीन रंग की, और इसमें क्या रहेगा, इसमें भी 2 डायगोनल लाइंस आपकी रहेंगी। येलो स्ट्रिप की अगर बात की जाए तो फॉर राजधानी आर्टिकल्स के लिए, तो ये कॉर्नर में अगर आपकी येलो स्ट्रिप आपको दिख जाए इसका मतलब ये राजधानी आर्टिकल है, और अगर आपको ब्लू स्ट्रिप दिख जाए तो इसका मतलब कि मेट्रो बंडल्स है। ध्यान रखना है ये स्ट्रिप की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। कॉर्नर में आपको ब्लू स्ट्रिप दिखेगी, मेट्रो बंडल्स है। अगर आपके पास ब्लू चेक स्लिप है उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं एयरमेल, तो वो किसके लिए यूज की जाएगी, फॉरेन एयर मेल बंडल्स के लिए उसका यूज किया जाएगा। एवरी चेक स्लिप बेयर्स, प्रत्येक जांच पर्ची के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, नेम प्लस डेट स्टैंप ऑफ ऑफिस विच प्रिपेयर्स बंडल, तो जो भी आपका ऑफिस क्या कर रहा है, बंडल को तैयार कर रहा है, उसका नाम और उसकी डेट स्टैंप होनी चाहिए, नेम ऑफ ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड, उसके बाद क्या होना चाहिए, जो भी जिस भी ऑफिस के लिए, जिस भी कार्यालय के लिए आप ये बंडल भेज रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए, सिग्नेचर इन फुल ऑफ ऑफिसर बाय हुम इट इज मेड अप, उसके बाद जो भी ऑफिसर इसको तैयार कर रहा है उसके सिग्नेचर इस पर होने चाहिए। इन केस टेरिटोरियल बंडल इट आल्सो शोज, अब टेरिटोरियल बंडल के मामले में ये कौन सी और चीज इसमें होनी चाहिए, नेम ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी, राज्य का नाम या फिर टेरिटरी का नाम इसमें होने चाहिए, ऑफिस बाय विच इट इज टू बी ओपनड, और किस ऑफिस के द्वारा इसे खोला जाना चाहिए वो ऑफिस का नाम भी इसके ऊपर होना चाहिए। यूज ऑफ चेक स्लिप, अगर बात करें यहां पर जांच पर्ची जो है इसका क्या उद्देश्य है या इसका क्या यूज है, to fix responsibility for missending of any article wrongly included in label bundles, तो आपके लेबल बंडल्स हैं उसमें गलती से जो आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं उनको गलत भेजने के लिए जो जिम्मेदारी है इस चीज से फिक्स की जाती है आपकी चेक स्लिप से, क्योंकि जो भी आपका ऑफिसर चेक स्लिप आपकी साइन करेगा या जो भी बंडल्स बनाएगा वो चेक स्लिप उसके ऊपर लगाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा, उस ऑफिसर का नाम होगा, उस जिस पोस्ट ऑफिस से उसको पोस्ट किया गया उसका नाम होगा, तो आसानी से पता चल जाएगा कि किस ऑफिस वाले या किस ऑफिसर ने इसको क्या किया है, पोस्ट किया है, गलती से उसमें आर्टिकल जो है वो ऐड किया है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास मनी ऑर्डर चेक स्लिप की। एमओ चेक स्लिप आपकी क्या होती है, एमओ चेक स्लिप एमओ 70 प्रिंटेड इन रेड इंक ऑन व्हाइट और बादामी पेपर, तो आपकी जो मनी ऑर्डर चेक स्लिप होती है एमओ 70 पेज के ऊपर ये बनती है, फॉर्म के ऊपर ये बनती है और इसे रेड इंक में प्रिंट किया जाता है व्हाइट या फिर बादामी पेपर के ऊपर। नंबर ऑफ मनी ऑर्डर्स इंक्लूडेड इन अ बंडल, तो कितने मनी ऑर्डर्स किसी बंडल में इंक्लूड किए गए हैं, रिक्वायर्ड टू बी नोटेड ऑन दिस चेक स्लिप, तो उस चेक स्लिप के ऊपर उनको नोट करना चाहिए। उसके बाद बात आती है मेल बैग्स के बारे में, डाक थैले, बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, ऐसा बैग जिसमें आपके अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं और किसके, लेटर मेल के। ये ध्यान रखना है आपके पास लेटर मेल जहां पर भी वर्ड आए, पार्सल मेल जहां पर भी वर्ड आए, दोनों का बहुत बड़ा फर्क है उसमें। आपके लेटर मेल्स में आपका पार्सल नहीं आएगा, पार्सल मेल में आपके लेटर्स नहीं आएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लेटर मेल के अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे आपके मेल बैग में, इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, लेटर्स आ जाएंगे, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद बुक एंड पैटर्न पैकेट्स आ जाएंगे और उसके बाद अनरजिस्टर्ड जो पार्सल है वो भी इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पार्सल को भी आपके मेल बैग में भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल बीइंग एनक्लोज इन रजिस्टर्ड बैग, अब आपके जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे, आपके जो पंजीकृत पत्र रहेंगे, उनको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड बैग के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, अब मेल बैग में आपके दोनों तरह के आर्टिकल्स होंगे, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे उनको खुले में डाला जाएगा, लेकिन आपके जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड बैग के अंदर रखा जाएगा और रजिस्टर्ड बैग आपका मेल बैग के अंदर रहेगा। When a registered packet bag is prescribed, heavy registered packets dispatched inside registered
पैकेट बैग एंड नोट इनसाइड मेल बैग। अब देखिए आपके पास जब भी आपका रजिस्टर्ड पैकेट बैग जो है निर्धारित किया जाता है, तो आपके अगर कोई भी हैवी रजिस्टर्ड पैकेट है तो उसको क्या करना चाहिए, आपको रजिस्टर्ड पैकेट बैग के अंदर रखना चाहिए, ना कि उसको मेल बैग में डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी है, रजिस्टर्ड पैकेट बैग जो होते हैं ये अब आपके पास हम दो तरह के करेंगे। दो तरह से मतलब का नहीं है, लेकिन ये दो तरह से इनको भेजा जा सकता है। एक यानी कि इनको एज ए ड्यू, एक आपका नोट ड्यू। अब ड्यू में कौन से आ जाएंगे, ऐसे रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स जिनको क्या किया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि इनको भेजा जाना कब है, इनको कब भेजा जाएगा, कब नहीं भेजा जाएगा, तो इनको निर्धारित किया जाता है जो आपके प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो दूसरे होंगे सिंपल आपके रजिस्टर्ड पैकेट बैग होंगे, उसमें क्या रहेगा, उसको जब जरूरत पड़ेगी उसको तभी बनाया जाएगा। तो जब भी आपके रजिस्टर्ड पैकेट बैग को निर्धारित किया जाता है तब उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर कोई भी हैवी रजिस्टर्ड पैकेट बैग है तो उसके अंदर उसको डाल के भेजना है, ना कि उसको मेल बैग में आपने इंक्लूड करना है। उसके बाद हमारे पास बहन पार्सल बैग नोट प्रेस्क्राइब्ड। अब देखिए अगर आपका पार्सल बैग जो है निर्धारित किया गया है, मेल बैग आल्सो कंटेन आर्टिकल्स ऑफ पार्सल मेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका पार्सल बैग यहाँ पे अगर प्रेस्क्राइब उसको नहीं किया गया तो इसका क्या मतलब है, वो भी ड्यू बैग नहीं है कि उसको जब जरूरत नहीं है तो उसको नहीं बनाया जाएगा, अब जरूरत है तभी बनाया जाएगा। अगर आपका जो पार्सल बैग है उसको निर्धारित नहीं किया गया है, मेल बैग आल्सो कंटेन आर्टिकल्स ऑफ पार्सल मेल, तो आप जो पार्सल मेल आर्टिकल्स भेजेंगे वो किस में रहेंगे, आपके मेल बैग के अंदर उनको भेजा जाएगा। मेल बैग एक्सचेंज्ड बिटवीन बीओ एंड पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट ऑफिस विद विच इट इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब देखिए आपका जो ब्रांच ऑफिस होता है उसके लिए अगर कोई भी आपने आर्टिकल भेजने हैं तो वो किसके थ्रू भेजे जाएंगे, वो अकाउंट ऑफिस के भेजे जाएंगे। लेकिन यहां पर बात की गई है कि अगर कोई ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो किसी बीओ के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है और वो उसका अकाउंट ऑफिस भी नहीं है, उसका लेखा कार्यालय भी नहीं है, इट कंटेन ऑल फुली प्रीपेड आर्टिकल्स। तो इसमें आप जो आर्टिकल्स भेजेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस जब उस बीओ के लिए कुछ भी बैग भेजेगा तो उसमें क्या होगा, फुली प्रीपेड आर्टिकल्स होंगे, ऐसे आर्टिकल्स जिनका पूरा भुगतान किया गया उन्हीं को भेजा जाएगा। एक्सेप्ट बीपी एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज टू बी रियलाइज्ड। एक्सेप्ट हमारे पास बीपी आर्टिकल्स को छोड़ के इंश्योर्ड आर्टिकल्स या फिर ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो अभी रिलीज होनी है, ऐसे आर्टिकल्स को छोड़कर फुली प्रीपेड आर्टिकल्स जितने भी होंगे वो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेल बैग जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, स्टेशन मेल बैग, सोर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग। ये तीन तरह के आपके क्या होते हैं, मेल बैग्स होते हैं। मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स। अब आपके जो मेल बैग्स हैं ये क्या होते हैं, ड्यू बैग्स होते हैं। अभी हमने किया कि नोट ड्यू कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कि जिनको जरूरी नहीं है कि उनको भेजना ही भेजना है। लेकिन ड्यू बैग्स क्या होते हैं आपके, जिनको आपको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर या फिर हर रोज आपको उनको डिस्पैच करना है या उनको रिसीव करना है, उनको क्या कहा जाएगा, ड्यू बैग कहा जाएगा। मतलब कि आपके जो मेल बैग्स आ जाएंगे वो कैसे में आ जाएंगे, आपके ड्यू बैग्स में आ जाएंगे। मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस। अब आपका कैश ऑफिस यानी कि रोकड़ कार्यालय और आपका उप डाकघर यानी कि सब ऑफिस, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होने वाले मेल बैग्स, इट विल आल्सो कंटेन इनसाइड रजिस्टर्ड बैग कैश बैग। तो आपका जो रजिस्टर्ड बैग होगा उसमें कैश बैग भी भेजा जाता है। अब पी सिंबल की बात करें, इंपॉर्टेंट ये सिंबल है। अब मेल बैग्स आर denoted in due mail list of cash office and sub office and of the offices through which they ट्रांजिट बाई सिंबल पी। अब देखिए हमारे पास पी सिंबल का यूज कहां पे किया जाता है। अब हमने क्या किया कि कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में जो मेल बैग्स एक्सचेंज होते हैं उसमें जो रजिस्टर्ड बैग होता है उसमें क्या होता है, आपका कैश बैग होता है। तो जब भी आपके किसी रजिस्टर्ड बैग के अंदर कोई कैश बैग आप भेज रहे हैं तो जिस भी कैश ऑफिस के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा, सब ऑफिस के द्वारा या फिर आपके जितने भी बीच में ट्रांजिट ऑफिस होंगे, यानी कि जिस भी ऑफिस से होते हुए वो ट्रांजिट करेगा वो जाएगा, उसको उसकी जो ड्यू मेल लिस्ट रहेगी उसमें क्या किया जाएगा, ऐसे बैग्स को पी सिंबल से डिनोट किया जाएगा। यानी कि पी सिंबल का क्या मतलब है कि अगर आपका पी सिंबल से किसी रजिस्टर्ड बैग को डिनोट किया गया है तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है, आपका कैश बैग है। और जितने भी आपके कैश ऑफिस होंगे, सब ऑफिस होंगे या फिर ऑफिस थ्रू विच दे ट्रांजिट, यानी कि ऐसे आपके कार्यालय जिनके थ्रू होते हुए वो जाएगा, ठीक है, जिनके होते हुए उसका जो रास्ता है वो है, तो वो क्या करेंगे, अपनी ड्यू मेल लिस्ट में उसको पी सिंबल से डिनोट करेंगे।
उसके बाद है हमारे पास एयर मेल बैग, हवाई डाक थैले, मेल बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू बी कैरिड बाय एनी एयर सर्विस अंडर ऑल अप स्कीम कोल्ड एयर मेल बैग। तो एयर मेल बैग्स आपके क्या होते हैं, ऐसे बैग्स जिनके अंदर अनरजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं जिनको बाय एयर आपने कैरी करना है। और यहाँ पे किस स्कीम के अंडर करना है, ऑल अप स्कीम। अब हमने जहां पे किया था कि फर्स्ट क्लास आपके आर्टिकल्स होते हैं उनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, और किस स्कीम के अंडर दिया जाता है, ऑल अप स्कीम के अंडर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एयर मेल बैग। बैग शुड नॉट कंटेन आर्टिकल्स नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड बाय एयर, बट इसमें आपके जितने भी ऐसे आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए जिनको बाय एयर नहीं भेजा जाना, इसमें सिर्फ वही आप आर्टिकल डालेंगे जो बाय एयर जिनका ट्रांसमिशन जो है वो किया जाएगा। ब्लू दोसूती बैग शुड ऑर्डिनरली बी यूज्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ एयरमेल बैग। तो जब भी आप एयरमेल बैग बंद करेंगे तो उसके लिए आपको ब्लू दोसूती थैला जो है उसका यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, इफ नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच इन एयरमेल बैग, अगर एयरमेल बैग में बंद करने के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है, नो नीड टू क्लोज एम्प्टी एयरमेल बैग, तो आपको कोई भी खाली एयरमेल बैग बंद करने की जरूरत नहीं है। बट सुटेबल एंट्री शुड बी मेड इन डिलीवरी बिल दैट नो बैग हैज बीन क्लोज्ड, लेकिन आपको डिलीवरी बिल में इस चीज की एंट्री जरूर कर देनी है कि आपने कोई भी एयरमेल बैग जो है वो बंद नहीं किया है। इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी डिस्पैच्ड लेस देन 50, अगर आपके आर्टिकल्स प्रेषित आपने आर्टिकल्स को करना है वो 50 से कम है, एंड नो इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर पार्सल फॉर डिस्पैच इन एयरमेल बैग, और आपका कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है, कोई भी बीमित लेख नहीं है, या फिर आपका कोई भी एयर पार्सल नहीं है एयरमेल बैग में प्रेषित करने के लिए, एयरमेल कवर ऑफ सुटेबल साइज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ बैग, तो आपको एयरमेल कवर का यूज करना है, उचित आकार के एयरमेल कवर का यूज किया जाएगा, आप बैग का यूज नहीं करेंगे। When air parcel sent inside a airmail bag, the label of bag bear superscription cap contains air parcel। जब भी आप एयर पार्सल को एयरमेल बैग के अंदर भेजते हैं तो उसका जो लेवल होगा उसके ऊपर आपको क्या सुपरस्क्रिप्शन लिखनी है, CAP कैप, इसका मतलब होगा कंटेन्स एयर पार्सल की, इसके अंदर आप एयर पार्सल जो है उसको भेज रहे हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी एनक्लोज इन अ बैग अनलेस देयर नंबर एक्सीड्स 15। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को आपको तब तक बैग के अंदर नहीं रखना है जब तक कि उनकी संख्या 25 से अधिक ना हो, या फिर बे हैवी ना हो, बल्कि ना हो। देयर आर इंश्योर्ड आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच, या फिर आपके पास इंश्योर्ड आर्टिकल्स ना हो प्रेषित करने के लिए, तब तक उनको क्या किया जाएगा, बैग के अंदर नहीं रखा जाएगा। बट दे शुड बी बंडल्ड एंड टाइड अप विद रजिस्टर्ड लिस्ट विद सुटेबल चेक स्लिप मार्क्ड रजिस्टर्ड। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखिए, आप बैग का यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उनको बंडल बनाएंगे। जो आर्टिकल्स हैं आपके अगर 25 से कम है और वो बल्कि नहीं है और उनमें इंश्योर्ड आर्टिकल भी आपका कोई नहीं है प्रेषित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप जो आर्टिकल्स होंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे, उनको क्या करेंगे, उनका एक बंडल बनाएंगे और उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ बांधा जाएगा और उसके ऊपर एक चेक स्लिप लगाई जाएगी जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, रजिस्टर्ड लिखा होगा। बंडल शुड बी सील्ड विद रजिस्ट्रेशन सील, और जो आपका बंडल होगा उसको रजिस्ट्रेशन सील के साथ सील किया जाएगा। दिस बंडल में देन बी प्लेस्ड इन द एयरमेल कवर ऑफ बैग, और ये जो बंडल आप बनाएंगे फिर इसको एयरमेल बैग जो होगा उसके कवर में रखा जाएगा। When bag used for enclosing registered articles not exceeding 25 due to their bulky size and unusual size, remark on registered list। अब यहाँ पे देखिए हमने किया कि अगर 25 से कम है तो उनका बंडल बना देना चाहिए, अगर वो क्या है, बल्कि नहीं है साइज में, या फिर उनमें इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर वो बल्कि है साइज में और साइज जो है उनका अनयूजुअल है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उनके लिए रिमार्क देना है रजिस्टर्ड लिस्ट में। उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए बैग यूज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड लिस्ट में साथ में रिमार्क देना है कि उनका जो बल्कि साइज है और वो आर्टिकल्स जो है वो 25 से कम है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, वेट ऑफ एन एयरमेल बैग एंड एयर ट्रांजिट बैग शुड नॉट एक्सीड 30 किलोग्राम। आपका जो एयरमेल बैग होगा या एयर ट्रांजिट बैग, इसको एयर टीवी भी कहा जाता है, वो 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने क्या था कि स्पीड पोस्ट जो है उसका वजन भी इससे ज्यादा होता है, 35 किलोग्राम से ज्यादा होता है। जो 35 किलोग्राम होता है आपका इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का वेट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर बात की जाए एयरमेल बैग की या एयर ट्रांजिट बैग की, तो उसका वजन जो है वो 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, और स्पीड पोस्ट जो आपकी वो 35 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रजिस्टर्ड बंडल से शुरू। तो आप इनको साथ साथ में करते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि आपके 7 मार्क्स, यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चंस हैं, आपके टोटल 14 मार्क्स हैं। देखिए आपका जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, वहां से आपसे पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये पैट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार समझ लिए, आपके यहाँ से 14 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल इनको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।